नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आई के सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। हिंदी पेडागोजी में जिस तरीके का पेपर आपको देखने को मिलेगा वैसा ही सेम टू सेम पेपर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मतलब 15 क्वेश्चंस पेडागोजी और 15 क्वेश्चंस जो है गद्यांश और पद्यांश मतलब पैसेज के रूप में आपको देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको पेपर के स्टार्ट होने तक कम से कम 30 जो है पैसेज कराऊंगा और मेरा मानना है कि मेरे पैसेज जो है आपको ज़रूर से ज़रूर जो है फ़ायदा पहुंचाएंगे या फिर मोस्ट प्रॉब्ली जो है इन्हीं में से कोई पैसेज नियर बाई आ जाएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई इशू हो तो कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों तक जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, पहली बार जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं मैं उनको बिल्कुल साफ साफ बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल सिंपल और सरल भाषा में वैसे ही तरीके से आपको पढ़ना है और वैसे ही तरीके से आप पास ही नहीं होंगे बल्कि और अच्छे नंबर हासिल कर पाएंगे। हमारा टारगेट है 120 प्लस जो है लाने का, तो इसी को आधार बना करके हम लोग ये पेपर्स कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पद्यांश के रूप में पूछा गया है, पद्य के रूप में पूछा गया है। पद्य और गद्य में अंतर क्या होता है, ये बेसिक एक छोटा सा पॉइंट है। जहाँ पे पद्य का मतलब होता है यहाँ पद्यांश, यहाँ पे एक जो है पद्य में होता है लय, होती है ये कविता के रूप में, है ना। ठीक है, ये लय होती है, ये कविता के रूप में होती है। तो अब पद्यांश को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए मेरा जो तरीका है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, जब भी कोई पद्यांश और गद्यांश मिले आपको तो आप क्या करिए, सबसे पहले आप क्वेश्चंस की तरफ जाइए और एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। काले बादल में रहती चांदी की रेखा या फिर चांदनी की रेखा, है ना। काले बादल प्रतीक हैं डॉट 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 के, काले बादल में रहती है चांदी की रेखा में कौन सा जो है अलंकार है। इस तरीके से आप पढ़ लीजिए, पूरे 6 क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आप पैसेज पढ़िए। तो पैसेज पढ़ेंगे तो आपको क्वेश्चंस के दिमाग में रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है और किस जो है पंक्ति की कौन सी लाइन पे हमको ध्यान देना है। तो आइए एक एक चीज़ों की व्याख्या करते हैं। सुनता हूँ मैंने भी देखा काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो इसका मतलब क्या है कि काले बादल में हंसती चांदी चांदी की रेखा क्या है। तो यहाँ पे बोल रहा है जो यहाँ पे जो कवित्ते हैं वो सुमित्रा नंदन पंत हैं, इनकी लाइन है। इसमें कह रहा है कि कवि कह रहा है कि मैंने जो है सुनता हूँ, मैंने भी देखा, मतलब मैंने दूसरे लोगों से बात सुनी है और मैंने ये स्वयं से अनुभव किया है। मैंने भी देखा है, मैंने अनुभव किया है कि काले बादल में हंसती चांदी की रेखा मतलब जीवन में कितनी ही कठिनाइयाँ और संकट क्यों ना हो, उनके बीच में जो है आशा की एक किरण जो है हमेशा अवश्य दिखाई देती है। मतलब काले बादल को इन्होंने क्या किया कि दुख संकट और निराशा का प्रतीक माना है, जबकि चांदी की रेखा को जो है उज्जवल भविष्य विश्वास का प्रतीक माना है। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स आप समझ गए हैं यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ काले बादल जाति द्वेष के, काले बादल विश्व क्लेश के। तो इस पंक्ति में जो है कवि ने जातीय भेदभाव को जो है दर्शाया। मतलब काले बादल को जातीय भेदभाव से, आपसी घृणा से को रिलेट किया है। वहीं पे जो है विश्व क्लेश के संदर्भ में देखा जाए तो विश्व में फैले दुख शांति संघर्ष को भी काले बादल कहा है। तो दोनों संदर्भ में, जाति द्वेष के संदर्भ में काले बादल का है और विश्व में जो क्लेश हो रहा है एक दूसरे के संदर्भ में है, जैसा कि अभी हाल ही में देखिए कि ईरान और अमेरिका की लड़ाई के संदर्भ में देख लीजिए। तो ये जो क्लेश है ना, इसको भी काले बादल का है। दुख अशांति और संघर्ष को जो है काले बादल के रूप में कहा है। ठीक है, तो सामाजिक और वैश्विक समस्याओं को जो है जो कि ये क्लेश जो है सामाजिक और वैश्विक समस्याओं को उत्पन्न करती हैं। तो सामाजिक मतलब जाति द्वेष और वैश्विक समस्या क्या होता है, जहाँ पे विश्व क्लेश। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि काले बादल उठते पथ पर नव स्वतंत्रता के प्रवेश के, है ना। इसका क्या मतलब होगा, तो देखिए इसका मतलब होता है कि उठते पथ पर मतलब समाज में नई स्वतंत्रता के रूप में बता रहा है कि मतलब उनके सामने अनेक बाधाएं चुनौतियां विरोध उत्पन्न हो जाते हैं। तो काले बादल के समान जो है स्वतंत्रता के मार्ग में अवरुद्ध करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे और नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे है सुनता आया हूँ है देखा और काले बादल में हंसती चांदी की रेखा। तो यहाँ पे क्या है, कवि क्या है, सुनता आया हूँ वही चीज़, सेम चीज़ कि मैं सुना है, मैंने देखा है
काले बादल में हंसती चांदी की रेखा, मतलब पुनः विश्वास कर रहा है, चाहे कितनी भी बड़ी समस्याएं क्यों ना हो, उनके बीच आशा और सफलता की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसलिए मनुष्य को जो है निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि हमेशा आशावादी सोच का होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं है, कवि का जो संकेत है वो जीवन में आने वाली कठिनाई, सामाजिक बुराइयों और संघर्षों के बीच में आशा की किरण को जगाती है, बस इतना ही है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, पैसेज जो कराया जाता है उसको गौर से सुना करिए। आप 10-15 जो है पैसेज कर देंगे ना, तो आप खुद भी जो है ये सब व्याख्या करने लग जाएंगे। मेरी व्याख्या हो सकता है आपको समझ में ना आए या ना पसंद आए, लेकिन व्याख्या व्याख्या ही है। हर व्यक्ति की अपने तरीके की व्याख्या होती है। मैंने अपने शब्दावलियों को प्रयोग करते हुए मैंने इसको व्याख्या को किया है। ठीक है, तो आप जब सुनेंगे ना, समझेंगे, धीरे धीरे खुद अपनी अपने जो है खुद भी भाषा का प्रयोग करिए इसमें समझने में। ठीक है, अब यहाँ देखिए, काले बादल में रहती चांदी की रेखा, पंक्ति का भाव क्या है। अब यहाँ पे पंक्ति का भाव क्या पूछ रहा है, तो काले बादल में क्या है, बादलों के टकराने से बिजली उत्पन्न होती है, या अंधेरे के बाद प्रकाश आता है, या काले बादल में चांदी की रेखा रहती है, या विपत्तियों के बीच आशा की किरण दिखाई देती है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने व्याख्या सुन ली तो आप समझ जाएंगे कि इसका आंसर क्या है। काले बादल प्रतीक हैं डॉट डॉट के, तो काले बादल किस चीज के प्रतीक हैं, मानसून आने के थोड़ी ना, या तूफान के, या फिर गर्मी से मुक्ति के। ये जातिगत वैमनस्य के प्रतीक हैं, सामाजिक बुराइयों और वैमनस्य के प्रतीक हैं। ठीक है, यहां पे समझ गए। नेक्स्ट पॉइंट है काले बादल में रहती चांदी की रेखा में कौन सा अलंकार है। तो देखिए, इसमें कौन सा अलंकार होगा, तो काले बादल में चांदी की रेखा, तो इसमें जो है रूपक अलंकार है। ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची नहीं होगा। तो बादल का इसमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, देखो, तो जलद जो है, जलज जलज मैं हमेशा जलज, हाँ ठीक है, बादल दा है यहाँ पे, तो दा यहाँ पे है, तो ठीक है। जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची है, मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ अक्सर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बादल में दा बना हुआ है और जलद में दा बना हुआ है, तो ये जो है बादल का पर्यायवाची। घन, पयोधर और जलद ये बादल के पर्यायवाची हैं, जबकि जलज जो है ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, यहाँ पे समझ गए। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता का विलोम शब्द क्या होगा। तो स्वतंत्रता शब्द का विलोम होगा दूसरों के अधीन होना, मतलब पराधीन। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, स्वतंत्रता का पराधीन नहीं होगा, अधीनता का होगा, वो ये होगा स्वतंत्रता का परतंत्रता। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। ठीक है, कवि क्या सुनने और देखने की बात कहता है, तो कवि क्या सुनने और देखने की बात कह रहा है, आशा की किरण को, निराशा को, बादलों को, बिजली को। तो यहाँ पे वो आशा की किरण को देखने की बात कर रहा है। कठिन परिस्थितियों में भी आशा की किरण, मतलब चांदी की रेखा को देखने की बात कर रहा है, उनके बारे में सुनने की बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे बात समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पे आ गया गद्यांश। तो 6 क्वेश्चंस आपको पद्यांश से देखने को मिलेंगे। अब गद्यांश में गद्य के रूप में होता है, मतलब कहानी के रूप में होता है, उसमें लय थी, इसमें कहानी होती है। ठीक है, आपको सेम वही चीज करना है कि क्वेश्चंस को पहले पढ़िए, हर एक क्वेश्चंस को पढ़िए, समझिए इसको, है ना। 1 मिनट जो है क्वेश्चंस पढ़ने में लगेगा, और उसके बाद जो है सीधा आप आ जाइए पैसेज की तरफ, और एक एक क्वेश्चंस को, पैसेज को पढ़िए, एक एक लाइन को पढ़िए और उसको अंडरलाइन करते जाइए, जैसे कि मैं करता जा रहा हूँ। ठीक है, चलिए, अब यहाँ पे समाज में पाठशालाओं, स्कूल और अथवा शिक्षा की दूसरी स्कूलों, दूसरी दुकानों की कोई कमी नहीं है। समाज में क्या है, बहुत सारे स्कूल्स खुले हुए, पाठशालाएं खुली हैं, दुकानों की कोई कमी नहीं शिक्षा की। छोटे से छोटे बच्चों को माँ बाप स्कूल भेजने की जल्दी करते हैं। 2 या 2.5 साल के बच्चों को भी स्कूल में बिठाकर जो है आ जाने की जो है आग्रह भी हर घर में बना हुआ है। मतलब आजकल के देखिए आप, 2.5 साल से प्री स्कूल में एडमिशन होने लगते हैं। इसके विपरीत जो है हर घर की दूसरी सच्चाई ये भी है कि कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में, बालकों की सही शिक्षा के बारे में, और साथ ही सच्चा और अच्छा माता पिता अथवा अभिभावक होने का शिक्षण नहीं, कहीं से भी प्राप्त नहीं करता है। ठीक है, तो मतलब विपरीत देखा जाए, यहाँ पे 2.5 साल के बच्चे को पढ़ाने की बात हो रही है, लेकिन कोई भी माँ बाप बालकों के बारे में समझ, है ना, और जो है बालकों की सही शिक्षा के बारे में समझ, अच्छा माता पिता और अभिभावक होने का कहीं शिक्षण उसे प्राप्त नहीं। माता पिता बनने से पहले
किसी भी जो है नौजवान जोड़े को ये नहीं सिखाया जाता कि माँ बाप बनने का अर्थ क्या होता है। इससे पहले किसी भी जोड़े को ये भी नहीं सिखाया जाता है कि अच्छे और सच्चे दाम्पत्य की शुरुआत कैसे की जाती है, की जानी चाहिए। पति पत्नी होने का क्या अर्थ है, ये भी कोई नहीं बताता। परिणाम साफ है कि जीवन शुरू होने से पहले ही घर टूटने लगते हैं। घर बसाने वाली शाखा न आज तक कहीं खुली है, मतलब घर बसाने को लेकर कोई जो है ब्रांचेस नहीं खुली, जैसे बहुत सारी स्कूल के लेकर के, कॉलेजेस को लेकर के एडमिशन कैसे हो, तो वैसी कोई जो है शाखा नहीं खुली ना खुलती हुई समाज में अभी आगे जब भविष्य में दिखाई दे रही है। समाज और सत्ता दोनों या तो इस संकट के प्रति जो है सजग नहीं है, मतलब अभी अवेयर नहीं है ना, या फिर इसे जो है अनदेखा कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, ये पूरी मतलब गद्यांश है। अब इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ लिया आपने, अब इसको क्वेश्चंस को देखते थे। भी शब्द क्या है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, कुछ व्याकरण से संबंधित होते हैं, कुछ जो है उससे संबंधित है। तो भी जो है यहाँ पे क्रिया शब्द नहीं है, संबंध शब्द नहीं, क्रिया, ये निपात शब्द है। निपात शब्द है मतलब निपात होता है कि जो अतिरिक्त जो है अर्थ प्रकट करने वाला हो, बल और समावेश या अतिरिक्त अर्थ प्रकट करने वाला शब्द होता है। जहां पे शब्द लगा वहां पे उसके हिसाब से वो अर्थ प्रकट करता है। ठीक है, इसके विपरीत हर घर की दूसरी सच्चाई यह है कि वाक्य में रेखांकित जो है शब्द का जो है समानार्थी शब्द क्या है, तो दूसरी सच्चाई का मतलब होता है वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे बी आंसर सही जो आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, घर के टूटने बिखरने का मुख्य कारण क्या है। तो घर के टूटने और बिखरने का मुख्य कारण है दाम्पत्य जो है जीवन की समझ का ना होना। तो यहाँ पे बच्चों के बारे में न जानना, दाम्पत्य का अर्थ न जानना। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। ठीक, हर घर में किस जो है चीज़ का आग्रह बना हुआ है। तो देखिए घर में जो है, हर घर में जो है बच्चों को स्कूल भेजने का जो है चलन चल रहा है। तो 2.5 साल के बच्चे भी स्कूल भेजे जा रहे हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे छोटे बच्चों को स्कूल में पढ़ाने का जो है चलन चल रहा है, आग्रह बना हुआ है। ऑप्शन बी। लेखक के लिए किसका जो है शिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। तो लेखक के लिए जो है किसका, तो ऑप्शन यहाँ पे अच्छे माता पिता बनने का। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, ना कि पति बनने का, बच्चों को किसी भी प्रकार की शिक्षा देने का, या फिर छोटे छोटे बच्चों को उच्च विद्यालय में प्रवेश दिलाने का। ऑप्शन सी। माता पिता को बच्चों की सही शिक्षा के बारे में जानना क्यों आवश्यक है। तो बच्चों को जानना क्यों ज़रूरी है, ताकि बच्चों को ज्ञानवान बनाया जा सके, या फिर जो है बच्चों को जो है उच्च डिग्रियां प्राप्त करवाई जा सके। डिग्रियां नहीं है, डिग्रियां हैं। ठीक है, ताकि बच्चे स्वयं प्रवेश जो है लेने योग्य बन सके, या फिर बेहतर समाज का निर्माण किया जा सके। आंसर हो गया ऑप्शन डी। पैसेज जो है प्रोग्रेसिव क्वेश्चंस पूछता है हमेशा। हमेशा कोई भी पेपर होगा प्रोग्रेसिव आंसर ढूंढेगा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन का आंसर आप प्रोग्रेसिव ढूंढिए, आपको आंसर भी मिल जाएगा। ठीक है, समाज और सत्ता किसके प्रति जो है सजग नहीं है। तो समाज को अभी किस चीज़ की जो है चिंता नहीं है, तो घर बसाने वाली जो है शिक्षा देने वाली शाखा खोलने के प्रति अभी वो समाज सजग नहीं है, अवेयर नहीं है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही होगा, ना कि अभिभावकों को, पेरेंट्स को शिक्षा प्राप्त ना करने के प्रति या ज्ञानवान समाज ना बन पाने के घोर संकट के प्रति, माता पिता द्वारा बच्चों का पालन पोषण ना कर पाने के प्रति। तो ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार सबसे पहले क्या जानना आवश्यक है। तो लेखक के अनुसार सबसे पहले दाम्पत्य जीवन की शुरुआत कैसे की जानी चाहिए, ये जानने की वो वकालत कर रहा है। ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। माता पिता जो है शब्द युग्म है। तो माता पिता जो शब्द है ये किस तरीके का है। तो यहाँ पे 15वें का है, ये एक सार्थक शब्द है। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा, सार्थक शब्द, ऑप्शन बी। ठीक है, अब शुरू हो जाता है, यहाँ से शुरू होगा 15 क्वेश्चन के बाद आती है पेडागोजी। अब पेडागोजी जो है आपको मैं डेली पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चंस कराता हूँ। आप जो है आप हमारे चैनल से जुड़ेंगे तो आपको जो है हिंदी में 30 में 30 जो है दिलाने में मैं पूरी जो है कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। हिंदी शिक्षण में जो है सहयोगात्मक अधिगम, कोलैबोरेटिव जो है लर्निंग का क्या लाभ होता है। तो सहयोगात्मक, सहयोग की भावना क्यों जगाई जाती है, सहयोगात्मक अधिगम क्यों कराया जाता है, जहाँ पे बच्चों को एक ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, बहुत सारे ग्रुप्स में, और एक दूसरे के साथ जो है समूह में बच्चा काम करता है। तो व्यक्तिगत अध्ययन के लिए नहीं होता है, केवल जो है शिक्षक पर निर्भरता नहीं होता है, लिखित परीक्षा में सुधार के लिए, बल्कि ये विद्यार्थियों में
समूह में काम करने की क्षमता विकसित करता है। ध्यान रखिएगा, समूह में बच्चे ग्रुप्स में काम करते हैं, है ना? तो ग्रुप्स में काम करने से एक दूसरे के प्रति एक तो जो है सहयोग की भावना आती है, एक दूसरे के प्रति सम्मान होता है, एक दूसरे के प्रति भाषा जानने की समझ होती है कि भाई देखो वो किस भाषा का है, हर किसी की भाषा शैली होती है, हर किसी की मातृभाषा अलग होती है, तो एक दूसरे के प्रति सम्मान प्रेम की भावना भी जगाता है। ठीक है, तो समूह में काम करने की और एक दूसरे का ज्ञान तो मिलता ही है, वो कुछ कर रहा है तुम कुछ कर रहे हो, उसने कुछ आइडिया दिया तुमने कुछ आइडिया दिया, इस तरीके से काम होता है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो गया। हिंदी कक्षा में जो है कविता शिक्षण के लिए कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती? तो कविता क्यों पढ़ाया जाता है भाई? हिंदी की क्लास में कविता क्यों पढ़ाई जाती है? वो इसलिए पढ़ाई जाती है कि केवल व्याख्या देने की, या अनुवाद के लिए, या व्याकरण विश्लेषण। देखिए आंसर आपको मिल गया होगा, ऑप्शन गीत गायन। कविता क्या होता है, इससे क्या होता है, बच्चा जो है बहुत जल्दी अमूर्त जो है, एक तो अमूर्त सोच का हो जाता है। बच्चा जो है उस कविता के बारे में सोचेगा तो सोच जो है उसकी बेहतर होती है, बूस्ट होती है ना? उसके बाद जो है भाव चर्चा, कविता में किस तरीके का भाव प्रकट हो रहा है उसको जो है बढ़ावा मिलता है ना? और गीत गायन तो होता ही है। ठीक, तो बच्चे की जो है रुचि से जुड़ा हुआ है, इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन। हिंदी शिक्षण में भूमिका निर्वाह, रोल प्ले का उपयोग किस कौशल के विकास के लिए किया जाए? रोल प्ले क्या होता है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति की जो है एक्टिंग करता है, यही तो करते हैं, एक्टिंग करता है। तो रोल प्ले क्यों होता है? ये होता है व्यक्ति की मौखिक संप्रेषण और अभिव्यक्ति के लिए। ऑप्शन यहाँ पे बी यहाँ पे सही हो जाए। जब व्यक्ति दूसरे की एक्टिंग करता है या दूसरे व्यक्ति का किरदार या निभाने की कोशिश करता है, ना कि लेखन कौशल बढ़ाता है, व्याकरण समझ करता है, शब्दावली। देखिए ऑप्शंस बहुत सिंपल रखे हैं मैंने, इसलिए कि केवल आप क्वेश्चंस देखें और उस क्वेश्चन का उत्तर समझें। ठीक है, धीरे धीरे मैं आपको बहुत ही हार्ड टाइप के क्वेश्चंस कराऊंगा, जहां पे आप 15 में से जो है 7-8 ही सही कर पाओगे। अभी आप क्वेश्चंस को लेबल मत चेक करिए, आप केवल अपने आप को पढ़िए और जो है समझ जो है डेवलप करिए हिंदी पेडागोजी के प्रति, सीडीपी के प्रति, या सब टॉपिक्स के प्रति, है ना? वो सब कुछ मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, चलिए, प्राथमिक स्तर पर हिंदी पढ़ाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे प्रभावी हो? तो हिंदी पढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर दृष्टिकोण क्या होगा? व्याकरण केंद्रित नहीं, ध्यान रखिएगा। जो हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात करते हैं वहाँ पे व्याकरण में क्या होता है, नियम पढ़ाते हैं। अब हम बच्चों को नियम बताएंगे तो बच्चा जो है हिंदी को उतना अच्छे तरीके से समझ नहीं पाएगा। तो वास्तविकता से जोड़ने के लिए बच्चों को जो है ज़्यादा जो है उसमें वो नहीं करना है, मतलब हम वास्तविक जीवन में जो है भाषा का प्रयोग सिखाएंगे, ये चीज़ें हमें कोशिश करनी है, व्याकरण नहीं। तो संप्रेषण केंद्रित दृष्टिकोण देंगे। यहाँ पे संप्रेषण में क्या होता है, यहाँ पे बच्चा जो है जो जीवन में उसके दिनचर्या में जो है जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे, है ना? तो इससे क्या होगा, भाषा की एक वास्तविक उसके अंदर समझ डेवलप होगी। ठीक है, भाषा के जो है बोलचाल की जो भाषा होती है उसको जो है पहचानेगा, समझेगा और उसी को अडॉप्ट करेगा। तो ऑप्शन यहाँ पे बी इसको सही जवाब देंगे। ठीक है, हिंदी शिक्षण में श्रवण कौशल या लिसनिंग जो है स्किल्स विकसित करने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि का? तो श्रवण, सुने आपकी बात। अगर कोई बच्चा सुनता नहीं है तो क्या मतलब होगा? यह मतलब होगा कि हाइपर एक्टिव है। और अगर आप बच्चे में श्रवण कौशल डेवलप करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? क्लास में आओगे, आप चाहोगे तो आप कहोगे कि मैं आज एक कहानी सुनाऊंगा, सब बच्चों मेरे जो है कहानी को सुनेंगे और ये मुझे बताएंगे कि कहानी में कौन कौन से एनिमल्स के नेम आए हैं। ठीक है, या फिर कहानी में आपको क्वेश्चंस भी पूछना है। ठीक है, जो जो बच्चे जो है कहानी सुनेंगे, अच्छे से सुनना है, ऐसे बताओगे ना तो कहानी सुनने के प्रति वो थोड़ा सा जो है वो रहेगा। तो कहानी सुनना और प्रश्न पूछना ये सबसे बेहतर होगा। निबंध लिखवाना, व्याकरण के नियम याद कराना, पुस्तक पढ़ना, ये सब जो है निगेटिव जो है चीज़ें होंगी। ठीक है, बात यहाँ समझ गए? चल, हिंदी शिक्षण में जो है प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग कब सबसे प्रभावी होता है? तो प्रश्नोत्तर, प्रश्न पूछना फिर उसका उत्तर देना, ये क्यों होता है? ये इसलिए किया जाता है ताकि बच्चे की जो है समझ को हम समझ सके। भाई हमने कोई चीज़ टॉपिक पढ़ाई, हमने कहा कि अब इसमें क्वेश्चन पूछो, तो अब हमने क्वेश्चन बच्चा पूछ ही नहीं रहा है, तो ये समझ गया कि भैया ये बच्चा जो है बड़ा डर की वजह से क्वेश्चन नहीं पूछता, तो उससे थोड़ा दोस्ताना व्यवहार अपनाएंगे आप,
है ना, उसको जो है कंफर्ट करेंगे कि अरे बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, तुम पूछो क्वेश्चन, ऐसे करोगे। तो यहाँ पे विद्यार्थियों की समझ का मूल्यांकन करना होता है प्रश्नोत्तर बुद्धि में, है ना, समझ का मूल्यांकन। ठीक है, वो कैसे समझ रहा है, कितना समझ रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक। हिंदी शिक्षण में जो है साहित्य रस सिखाने का मूल उद्देश्य क्या होता है? साहित्य रस। अब रस क्या होता है? रस जो होता है एक भाव होता है। क्या होता है? रस भाव होता है ना, करुण रस, है ना, प्रेम रस, ये सब रस ही तो है, श्रृंगार रस। तो ये एक भाव है। तो भावात्मक और सौंदर्यात्मक अनुभव प्रदान करना होता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ध्यान रखिए। हिंदी में व्याकरण, शब्दावलियां, कविता, ये बहुत आएगा, आपको बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाएगा। आप पेपर देखिए तो आपको इन शब्दावलियों का कहीं ना कहीं आपको जिक्र देखने को मिलेगा, और आपको यही कीवर्ड है, यही क्वेश्चंस पहचानने का तरीका होता है कि इस क्वेश्चन का आंसर ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है। हिंदी शिक्षण में जो है डिजिटल उपकरणों का प्रयोग किस प्रकार से प्रभावी हो सकता है? तो डिजिटल उपकरणों का प्रयोग क्यों करते हैं? हिंदी कक्षा हो या चाहे मैथ पेडागोजी हो या चाहे आप सीडीपी की क्लास हो, डिजिटल हम इसलिए करते हैं ताकि बच्चे जो है इंटरैक्टिव शिक्षण तकनीक का इस्तेमाल हो जाए, और ऑडियो विजुअल जो है विजुअल का भी इस्तेमाल हो जाए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, है ना, तो ऑप्शन बी। हिंदी में पठन कौशल, रीडिंग स्किल्स के विकास के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी मानी जाती है? तो पठन कौशल या रीडिंग स्किल्स के लिए सबसे बेहतर विधि जो मानी जाएगी वो है 24वें का ऑप्शन ए, मौन पठन और सारांश लेखन, ऑप्शन ए। हिंदी गद्य पढ़ाते समय विद्यार्थियों की समझ को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? तो हिंदी गद्य पढ़ाते समय अगर बच्चे के अंदर गद्य और पद्यांश का क्या मतलब होता है, तो यहाँ पे पढ़ाने के लिए गद्य पर का केंद्रीय विचार और पाठ्य चर्चा पर ध्यान देना, ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब होगा। हिंदी में जो है लेखन, राइटिंग स्किल्स को विकसित करने के लिए कौन सी गतिविधि होगी? तो अगर बच्चे के अंदर, ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बच्चे के अंदर अगर राइटिंग स्किल्स डेवलप करना चाहते हैं तो उसको जो है आज के पूरे दिन में उसने क्या किया ये लिखने के लिए कहो। ठीक है, तो वो अपनी भाषा में लिखेगा, कोई रटी रटाई बात तो होगी नहीं, तो वो अपनी भाषा में लिखेगा। तो इससे क्या होगा? तो यहाँ पे हो गया निबंध लेखन और पत्र लेखन, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हिंदी भाषा की कक्षा में जो है शब्दावली विस्तार के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो शब्दावली विस्तार का सबसे, अगर चाहते हैं कि बच्चे की वोकैबलरी जो है बेहतर हो, तो सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चे को शब्द के अनेक अर्थ, एक शब्द के कई जो है और जो है शब्द होने चाहिए, तो जैसे पर्यायवाची विलोम विलोम शब्दों का अभ्यास कराएंगे। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही जवाब होगा। ठीक है। हिंदी शिक्षण में सृजनात्मक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो सृजनात्मक, क्रिएटिविटी के साथ बच्चा जो है लिखे, तो भैया वही है, कहानी और कविताओं को लिखवाइए, निबंध लिखवाइए। तो ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब होगा। व्याकरण केवल 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 तो तुरंत काट दीजिए, ये एक निगेटिव टैग वर्ड है, क्योंकि क्वेश्चन जो है पॉजिटिव के रूप में पूछा गया, तो आपको उत्तर भी पॉजिटिव देखना है। ठीक है। हिंदी गद्य के शिक्षण में मूल्यांकन का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? मूल्यांकन क्यों करते हैं बच्चे के लिए? तो मूल्यांकन क्यों करते हैं? केवल लिखित परीक्षा के लिए मूल्यांकन, बच्चे की समझ और उसके विश्लेषण करने के लिए, और रचनात्मक प्रश्नों का उपयोग सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। हिंदी शिक्षण में संप्रेषण कौशल, जिसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स, विकसित करने के लिए क्या करना चाहिए? तो अगर बच्चे के अंदर संप्रेषण कौशल डेवलप करना चाहते हैं तो वाद विवाद प्रतियोगिता आयोजित करिए, समूह में बैठालिए, समूह चर्चा करवाइए। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को एग्जाम में। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको सीटेट के लिए मिलेगा, एक एक नोट्स आपको दूंगा, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। हैंड नोट्स होंगे, बिल्कुल बिल्कुल सिंपल भाषा में, आपके एक बार में ही आप जो है सीटेट एग्जाम्स जो है क्लियर कर लोगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।